बजाल मुशायरे का जो हिस्सा बचा है वो बग़ैर किसी मुज़ाकरे के मैं आपको मुशायरे में लाता हूँ। सदारत क़िबला मोहम्मद अहमद ख़ान अदीब साहब की है और मेहमान ख़ुसूसी हमारे देर से आए फ़ारूक जाज़िब साहब। फ़ारूक जाज़िब साहब की किस्मत इतनी अच्छी है, शायद ये किसी नस्ल का लाएँ, कितने ही आला ख़ानदान का लाएँ, कितनी पढ़ा लिखा लाएँ। एक तो वो इनको उस्ताद नहीं मानता, उस्ताद मानता तो इनके पास नहीं रहता है, और जो इनके पास रहा वो सबसे ख़तरनाक निकला। उसने कहा इनके कलाम में 72 गलतियाँ हैं। यानी अगर ये लोग अमली मदह सहाबा हैं तो वो अमली तौर पे जो दूसरा फ़िरक़ा है वहाँ से उनका मामला है। शेर भी उसी तरह ही कहते हैं, और इस दर्जे के मोमिन हैं कि उनके हुकूक हाजी हसीनुद्दीन बलवन के यहाँ भी महफूज हैं। मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी हाल, वहाँ भी वो बेहाल आदमी जाके निज़ामत करता है। यानी ये पैमाना हमारा भी है मदह सहाबा वालों का, इनके कोई बेचारों का पैमाना नहीं, सिर्फ इनको बेवकूफ़ बनाइए यही पैमाना है। तो ऐसे ही लोगों की दुनिया में भरमार है। हमसे एक बार इन्होंने कहा मोहम्मद अहमद ख़ान अदीब साहब ने, चलिए आपको अब्दुल शकूर हाल पढ़ाएँ, वरना अल्लाह के यहाँ क्या मुँह दिखाएँगे। हमने कहा देखिए कंप्रोमाइज़ 200 रुपये में नहीं करना चाहिए, रेट बढ़ाइए तब देखा जाए वहाँ। अच्छा, मिशन की शायरी मैं इन लोगों से अच्छी करता हूँ, अल्लाह करम है, लेकिन मिशन की शायरी में इसलिए नहीं फंसता कि आप ये बताइए कि इस मिशन की शायरी से क्या किया आपने 100 साल में, सिवाय इसके कि आपने जुलूस निकालने में आप कामयाब हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपकी नीयतें ठीक हैं, आपको बेहतर जज़ा मिलेगी। लेकिन आपने गुनाह ये बड़ा किया कि आपने अपनी तहरीक पे काम करना बंद कर दिया। इनको छोड़िए, ये तो बूढ़े हो गए, लेकिन जो अभी जवान है, अन-नजम उनका पर्चा था वो बंद कर दिया। मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी और सलाम फ़ारूक़ी ने जो इखलास के तौर पे जो तहरीकी काम किया था, तहरीरी तौर पे, वो अब फ़ारूक़ी ख़ानदान में बिल्कुल चुटकी भर रह गया। तो मौलाना अव्वल वगैरह के लड़के जो आए, उनमें कुछ लड़कों में लिखने पढ़ने की सलाहियत है, और अब्दुल अली फ़ारूक़ी बाकायदा अच्छा कलम है उनका, लेकिन वो अलबज़्र निकालने तक महदूद हो गए, अपने ख़ानदान के पर्चों की परवरिश नहीं की। तो बजाय आपस में लड़ने के, तहरीक को कमज़ोर करने के, इन लोगों को चाहिए था कि मिशन पे काम करते और कम अज़ कम साल में एक नंबर निकालते, मदह सहाबा नंबर। जिस मदह सहाबा का इतना ज़िक्र है, तो आज 100 नंबर ना सही तो 50 होते, 50 ना सही 25 नंबर होते। भैया हरम में बड़ी मेहनत की है, तो दुनिया में हम आँख मिला सकते थे कि हमारी ये तहरीक 100 साल की या 150 साल की थी। तो अमली तौर पे जो हमने कमी की है, खुदा करे कि अब दोबारा इसमें कुछ तजदीद हो सुन्नी यूथ फेडरेशन में, और दोबारा हम मज़ीद तवाना होकर काम कर डालें। जैसे सुन्नी यूथ फेडरेशन का काम ये नहीं था कि हम कब्ज़ा बनाएँ या हम मौलवियों के पैदल उनके मुकाबले पे चलें, बल्कि जो काम उनसे नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा जो मुतहर्रिक थे, जवान थे, फैज़ान जैसी उम्र के लोग, उन्होंने उस ज़माने में काम किया, और जो मिशन था कि रोड पे हम मदह सहाबा को ले आएँ, वो हो गया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने काम नहीं बंद किया, काम ये करते रहे। अब इनका दायरा बढ़ चुका है। अब जो माले यतीम हड़प कर रहे हैं, यानी दारुल यतामा के हवाले से, इस्लाहुल मुस्लिमीन के हवाले से, मुमताज़ कॉलेज के हवाले से, जो पीजी कॉलेज हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जो असल मुमताज़ था, जिसको मुमताज़ साहब बैरिस्टर ने कायम किया था, वो मुमताज़ तो सिमट गया। उसी में जगह इतनी थी कि अगर उसको कई माले और कई स्टोरी के बनाया जाता, तो जितना ये कॉलेज अब बना है वो सब वहीं खप जाता। लेकिन चलिए, आपको ये आपकी उपलब्धि है, कामयाबी है, कौड़ियों में ज़मीन मिल गई, आपने वहाँ एक कॉलेज खड़ा कर दिया। लेकिन इस कॉलेज की अहमियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लड़कियों के लिए था, ख़ासकर यतीमों के लिए जो यहाँ नज़्म था, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ा है। अभी खालिद साहब ने बताया कि अब वहाँ लड़कियों का एडमिशन वगैरह भी जिस तरह होता था, नहीं हुआ। इन लोगों ने ये बता के कि वहाँ हॉल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ये सब इन लोगों ने इस तरह की बातें करके वो बच्चियाँ और बच्चे कहीं और चले गए, होम वगैरह में, सरकारी होम में चले गए। तो ये मिल्लत का नुकसान है, और वो करोड़ों रुपए की आमदनी है। सबसे ज़्यादा मज़ा एक ज़माने में शरफुद्दीन साहब करते थे, उससे पहले हाजी नेमतुल्लाह और कैसे कैसे लोग थे, मकबूलारी वगैरह भी खूब मदद करते रहे। तो अब मिल्लत में वैसे लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो नौजवान उस ज़माने में थे वो आज बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो पोती पोते वाले हैं, खालिद साहब भी और मुशर्रफ साहब भी, और ग़ालिबन गुफ़रान नसीम भी हो सकता है पोते वगैरह कहीं से हो चुके हों साइड से। डायरेक्ट ना सही, लेकिन रिश्ते में तो होते हैं। तो अब ये लोग जो अमली तौर पे जवान हैं, इन्होंने अब इनका दायरे कार बढ़ गया है। मुमताज़ पीजी कॉलेज तरफ इन लोगों ने देखा है, इन्हीं लोगों ने मुझे थोड़ी रोशनी दी। तो मैंने जो फेसबुक पे जो कुछ लिखा थोड़ा बहुत, तो इन्होंने कहा आपका तेवर तो बड़ा ख़तरनाक है। हमने कहा हम मुरासले लिखने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन जिन लोगों के मुकाबले पे हम लिखते थे वो लोग मर गए। उसमें सबसे आखिरी और छोटे आदमी सलाहुद्दीन खां थे, जिनको हमने कभी पनपने नहीं दिया। ये अलग बात कि वो मदह सहाबा के मुखलिस थे, और जो तहरीक थी उसमें आखिरी लिखने पढ़ने वाला आदमी था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी मुरासला नवीसी उनसे हुई। तो अगर कोई इख्तलाफ हो तो अदबी तौर पे होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक बार लिखा मेरे ख़िलाफ़
कि रिजवान फारूकी ने मुदाखलत फ़िद्दीन की है। तो मैंने कहा मुदाखलत फ़िद्दीन को कोई मोमिन समझ के 2 महीने खामोश रहे, ये उसके ईमान पे सवाल है। आप खामोश, आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आप पे हमला करूं तो आप जवाब देंगे। वो उन्होंने ये लिखा था, मैंने लिखा कि भाई ये तो एक अदना दर्जा है कि कम से कम जौ या गेहूं के का 2.5 सेर ये सब निकाल दिया जाए फ़ितरे के तौर पे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो जो उस वक़्त अच्छी चीज़ें होती थी कीमती, जैसे किशमिश कीमती अगर रही होगी तो किशमिश का उन्होंने फ़ितरा दिया। तो आप खाते काजू हैं और बादाम और सोते हैं नज़दीज बिस्तरों पे और देते हैं गेहूँ, ये जुल्म है इस्लाम के साथ। ये फ़ितरा थोड़ी है। ये फ़ितरा तो उस रक्शे वाले के लिए है कि वो भी ना, कि हम तो कोई दिन का काम कर ही नहीं सकते, तो उसने भाई कम से कम फ़ितरा हम भी अदा कर सकते हैं। तो उसने बहुत मामूली रकम, जो बेचारा गल्ला खाता था, अगर 2 रुपये किलो वाला भी खा रहा है तो वही अदा कर रहा है। लेकिन आप खजूर का फ़ितरा दीजिए, और हद है कि काजू बादाम जो महंगी से महंगी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में है, यानी आप अपने दोस्तों को या बच्चों को खिलाते हैं, उसका फ़ितरा अदा कीजिए। 2 महीने उन्होंने बर्दाश्त किया, जो लखनऊ वालों को मिजाज है तकल्लुफ़ का। 2 महीने बाद कहने लगे मुदाखलत फ़िद्दीन। तो मैंने बहुत घसीटा। मैंने कहा कि आप लिखते हैं अपने आप को सलाहुद्दीन खां, और कभी लिखते हैं सलाहुद्दीन निज़ामी, क्योंकि उस मौलवी करीब थे उस ज़माने में खालिद रशीद के, और कभी उस ज़माने में उन्हीं के थे वो, बाद में टूटे फूटे। फिर साहब उन्होंने लिखा अपने आप को सलाहुद्दीन अबू बकर। तो मैंने कहा निस्बत अबू बकर क्या बरबिनाए मसलहत है? ये हेडिंग लगा दी कि निस्बत अबू बकर बरबिनाए मसलहत, ठंडे हो गए हो। फिर गुफ़रान नसीम साहब खुदक के आए। उस ज़माने में सुन्नी और फैशन का कुछ नहीं जानता, मैं जानता था ये लोग हैं काम आम करते हैं। तो बाद में सब मालूम हुआ, फैज़ान के ज़रिए मैं इन लोगों से मिला, उल्टा हिसाब किताब। वो जो बरेलवियों वाला वसीला है उस हवाले से मिले, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगी कि अल्लाह भी टपका दिया हो। तो उस खालिद साहब अपना बाहर चले गए खाने कमाने, तो ये बाहर गए, इनको लोग भूल गए। अब दोबारा जब ये आए तो ज़्यादा सरगर्म हो गए। तो इनका दायरा यहाँ तक बढ़ा कि अल कुरानुल करीम जो है, हिफ्ज़ुल कुरान शाहीन ग्रुप का, जिसमें सिर्फ हाफिज़ होने की बुनियाद पे अगर ज़हीन है बच्चा तो उसकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं बहुत हद तक, और उसको IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाता है बच्चा उनके यहाँ, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इन्होंने वहाँ भी अपनी हिमायत जारी रखी और सपोर्ट किया, पैसे से भी हाथों पैरों से भी। खालिद साहब वो जुनूनी आदमी, जिसके लग जाए पूरे खां साहब हैं, लग ही जाते हैं उसके। अब ये लोग लग गए हैं दारुल यतामा के पीछे, नहीं पड़े हैं, बल्कि जो कुछ वहाँ गोरख धंधा हो रहा है, ये चाहते हैं कुछ शफाफियत आ जाए। अल्लाह इनको अगर 25% भी कामयाबी देगा तो ये काम बहुत है। और अतीक साहब तो वहाँ रहे, बाकायदा ये प्रिंसिपल थे वहाँ, उससे पहले टीचर थे, लेक्चरर थे, पूरे सब कुछ हुए। तो इन सब का, इनकी सरपरस्ती भी चाहिए, और जो कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं उसको सही करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कोई ओहदा चाहिए, हम तो कहीं मेंबर भी नहीं अल्लाह करम से। इन लोगों ने बहुत कोशिश की शुरू में खालिद भाई वगैरह ने कि आपने ID दे दीजिए, मेंबर बन जाइए। हमने मेंबर नहीं बनेंगे, गुनहगार बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ यस सर ये सब मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं तो इतना उखाड़ता हूँ इसके ऊपर, तो वहाँ पता नहीं क्या होगा, पहली ही मीटिंग सब तबाह हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इनके पैरों को इन लोगों को जमा दें। गिनती के 3 लोग हैं, तो ये 3-13 ना होने पाएँ, बल्कि ये बढ़ के 130 हो जाएँ, उससे और बढ़ें। और अब इनके मेंबरान बढ़ने चाहिए अच्छे लोगों के, और ओहदा कुछ मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाजी मुशर्रफ साहब बहुत पुराने आदमी वहाँ के, अगर कोई उनको बड़ा ओहदा मिलता तो खुशी होती। तो ये ओहदे की जंग नहीं है, बल्कि ये है कि जो खुर्द-बुर्द है, जो वो लोग माल यतीम को खा रहे हैं, उस पे है। तो आज हमने इसलिए भी सब कह दिया कि अब ये ना कहें मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद खां अदीब साहब की लोग हमको समझाने में नाकाम रहे, तो मालूम हुआ हमारे यहाँ सजारत करें, उनके यहाँ खामखा जाके आप तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे। ये जेब नहीं है। इन बातों का इल्म नहीं था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। गुफरान नसीम ने बाद में हमको सब बताया है, घर पे आकर के। बिल्कुल हमने टाइगर को फ़ोन करके बताया, हमने कहा भाई हमें कोई इल्म नहीं था बिल्कुल। हाँ, अब वो दावतनामा लेके आए, मैं चला गया। हाँ, तो ये आपके अपने लोग बहुत नाराज़ थे, कहने के अदीब साहब ने बहुत मायूस किया था, हम लोग की कमर तोड़ दी अरे उन्होंने। भाई हमें इल्म तो होता है भाई क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं, हमसे किसी ने बताया तक नहीं। ये सब डाल देना इनका। गुफरान नसीम ने कहा, शागिर हाजमी ने कहा कि अदीब साहब से पूछ लिया? हाँ हमने पूछ लिया, तो बता दिया उनको, बता कुछ भी नहीं। गुफरान नसीम ने परसों रात में आके हमको सब बताया, डॉक्यूमेंट दिए हमको, तो हमने गुफरान देखा, हमने कहा अगर पहले तुम बताते तो हमें कहने क्या जरूरत। अब आप गुफरान नसीम के कान पकड़िए, ये आदमी ठीक ठाक है। वो आपकी शेरवानी पे खत्मा ला दिया। बताइए, वही कभी कभी करीब, अब बताइए हाल हो गई, के बाद आया ऐसी जगह पे आया जहाँ वो मार भी नहीं सकते। बचना नहीं चाहिए, बहुत जमाने बाद। ये क्या बदबू आ जाएगी खामखा? आप यार कैसी बातें सब, ये सब शरारत कर रहे हैं, आप ही तरबियत याफ्ता है। मुशायरा हो गया। अब लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।